फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सरल हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन बर्थ डेथ एनएसी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें। तो मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नितिन CSC वैली। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सरल हरियाणा पोर्टल से एनएसी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले सरल हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करके विल व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्च बॉक्स के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ बर्थ डेथ एनएसी अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट एनएसी जन्म मृत्यु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर और भी आपको दिख रहे हैं, ये बाद की है, इनके बारे में आपको फिर से बता दूंगा दूसरी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमको सबसे एक नंबर पर जो है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने न्यू विंडो खुल जाएगा। आपको यहाँ पर आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो, अगर नहीं है या अदर स्टेट का बना रहे हैं तो आप आई फॉरगेट फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ना, और अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं हैं पर नो कर दीजिए। तो हम विदाउट फैमिली आईडी बना रहे हैं तो हम उस पर नो कर देते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे देखना, आप 21 दिन के अंदर अंदर में बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिल जाएगा। अदरवाइज इससे ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा चार्ज पड़ता है। वो अभी आगे आप वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कितना चार्ज लगता है। तो हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बर्थ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद लैंग्वेज को हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका बर्थ ईयर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो मंथ है ये ऑप्शनल है, अगर आपको याद है तो ये उसमें भर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं या उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो हमको याद है तो हम डाल देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको फिल कर दीजिए, अदरवाइज उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको याद है रजिस्ट्रेशन डेट तो वो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सर्च ईयर ये अपने आप ले लेगा जो हम डालेंगे इसके अंदर, कि भी 3 साल तक ये मिनिमम लेता है और मैक्सिमम। उसके बाद अप टू 2004 द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड अप फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड टू रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार। उसके बाद जो ये डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट है इसमें भरना है कि भी जो बर्थ या डेथ है वो घर पर हुआ है या किसी संस्थान में हुआ है। तो हमारा जो बर्थ है ये इंस्टीट्यूशन में हुआ है तो हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ऑकरेंस, ये अर्बन या रूरल, अगर अर्बन में हुआ है तो अर्बन, अगर गांव में हुआ है तो गांव वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, अदरवाइज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी कौन सी है आपकी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपल काउंसिल है या फिर म्यूनसिपल कमेटी है। तो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल पड़ती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो भी पड़ती हो आप उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जौन सा भी स्टेट है आपका। म्यूनसिपल काउंसिल जौन सी पड़ती है आप म्यूनसिपल काउंसिल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ये इंग्लिश में लिखना है, जौन सा मतलब आपका या तो घर पे हुआ है या किसी हॉस्पिटल में वगैरह में हुआ है तो उसका नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे जन्म का स्थान को हिंदी में डाल दीजिए। ये ऑटोमेटिकली हिंदी में नहीं लेता है, इसके लिए आपको गूगल पर जाना है, गूगल ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको इंग्लिश वाले में पेस्ट कर देना है, ये ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा इसको। उसके बाद दोबारा से उसी विंडो पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो टाउन नेम है जहाँ पर हुआ है बच्चे का बर्थ उसको भी लिख दीजिएगा इंग्लिश में। उसके बाद शहर का नाम हिंदी में, ये वहीं से पेस्ट करके कॉपी करके डाल दीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है आपको वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फॉर होम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, इसके अंदर जो भी जिसका आपको बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट चाहिए उसकी डिटेल्स डाल देनी है कि भी डेट ऑफ बर्थ या डेथ कब हुआ था वो डाल दीजिएगा। उसका नाम डाल दीजिएगा जिसका भी आप बर्थ या डेथ अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जेंडर डाल दीजिएगा। उसके बाद उसका फादर या हस्बैंड का नेम डाल दीजिएगा इंग्लिश के अंदर। उसके बाद उसकी मदर का नेम डाल दीजिएगा इंग्लिश के अंदर। उसके बाद उसके ग्रैंड फादर का नाम डाल दीजिएगा इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में ये जो आपने इंग्लिश में लिखे हैं ये हिंदी में भी लिखने हैं, तो ये पूरा प्रोसेस वही रहेगा। आपको गूगल ट्रांसलेट वाले पे कॉपी या पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा।
उसके बाद उसका जो एप्लीकेंट है उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में जो एड्रेस है एप्लीकेंट का, वो एड्रेस इंग्लिश में डाल दीजिएगा। उसके बाद स्थायी पता को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए वही गूगल ट्रांसलेट का वाला ऑप्शन यूज़ कर लीजिएगा। जो जिस पे भी स्टार मार्क किया हुआ है रेड में, वो ज़रूरी है, कंपलसरी है भरना। जिस पे नहीं है उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर ईमेल आईडी आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कि भी अगर आप ईमेल आईडी डालते हैं तो वो जो आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा उस ईमेल आईडी पर आ जाएगा। उसके बाद में जो परमानेंट एड्रेस, जो एप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस है उसको डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई कॉपी हॉस्पिटल की तरफ से मिली हुई है तो उसमें से देख लीजिएगा, आपने जो एड्रेस उस टाइम दिया होगा वही आपको इसमें फिल करना है, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो सकता है। तो हमने जो उस टाइम पे एड्रेस दिया हुआ था एप्लीकेंट ने, वही एड्रेस इसमें फिल कर देते हैं। तो वो उससे ये रहता है कि रिजेक्ट नहीं होता है, अदरवाइज रिजेक्ट भी हो सकता है, फिर दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में इसी को आप एड्रेस को अगर सेम है तो उसको कॉपी करके ना एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट डाल दीजिए। अगर उसका एड्रेस कुछ और है, चेंज कर लिया है उसने, तो उसको वो आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, कॉपी पेस्ट करने वाला, हिंदी में कन्वर्ट करने वाला गूगल ट्रांसलेट से। तो हम कर रहे हैं उसको। उसके बाद में ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है ये बचा है बस आपका वर्ड वेरिफिकेशन वाला। इसके बाद में आपको जो इसमें वर्ड वेरिफिकेशन में नंबर लिखे हुए हैं वो डाल दीजिएगा। इसमें एक ये भी रहता है कि भाई आपको कोई स्पेशल करैक्टर इसमें नहीं डालने हैं, जैसे जो हिंदी इंग्लिश के वर्ड हैं वही डालने हैं, तो हम वो हटा देते हैं और उसके बाद में इसको दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। तो अब उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसमें वर्ड वेरिफिकेशन नंबर डाल के ना इस पर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप ये अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए कि भाई आपने जो आईडी प्रूफ है वो क्या देना चाहते हैं। आप उसमें पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। तो हमारे पास कस्टमर के आधार कार्ड हैं, हम वही इसमें हमने पीडीएफ बना के रखा है, उस वही को हम अपलोड कर देते हैं। और जो ये अगर कुछ अवेलेबल है तो इसका फॉर्मेट 200 KB, ये याद रखने वाली चीज़ है कि भाई आपको ना इसका फॉर्मेट जो है 200 KB से कम का साइज़ रखना है। अगर उससे ज़्यादा का साइज़ होगा तो ये अपलोड नहीं करेगा। तो हम एक बार ये फिल करने के बाद में ये डिटेल्स चेक कर लेते हैं एक बार, जो भी हमने डिटेल फिल किए हैं, जैसे बच्चे का जो नाम डाला है वो ठीक है, आईडी प्रूफ जो डाला है वो ठीक है। उसके बाद अगर सब चीज़ ओके है तो हम उसको ओके करके ना सबसे नीचे आके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको नेक्स्ट विंडो पर ले जाएगा और उसके बाद में आपका जो पेमेंट होगा वो मोड ऑफ पेमेंट ई-ग्रास है। सरचार्ज 30 रुपीज़ है, सर्टिफिकेट फ़ीस ये 25 रुपये है। तो टोटल अमाउंट जो है ये 55 रुपीज़ है। ये जो है सर्टिफिकेट जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया था, उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। अगर 21 डेज़ के अंडर में अप्लाई करते तो 25 ही चार्ज लगता। ये 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा सर्चिंग का चार्ज है। उसके बाद में आपको इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जो ये GRN नंबर है इसको आपको कहीं पे लिख लेना है या कॉपी स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद में अगर कई बार क्या होता है ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है, उस टाइम में पेमेंट हमारी डिडक्ट हो जाती है लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो ये GRN नंबर काम आता है हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आप वो जो है दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा या दोबारा से भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी CSC ID का जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए और उसके बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए, पे कर दीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में ये जो है पेमेंट हमारी जो है वैलिडेशन में चली गई है। एप्लीकेशन मूव टू रीवैलिडेट पेमेंट सेक्शन। तो घबराइएगा नहीं, ये हो जाता है, हर बार हो जाता है। उसके बाद ये जो आपका साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर रीवैलिडेट पेमेंट पर, हाँ ये रीवैलिडेट वाली पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो जितने भी आपकी कोई पेंडिंग हो रखी होंगी उसमें आप अपना जो ड्राफ्ट नंबर है उसको याद रखिएगा, उसी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप उस पर क्लिक करते के साथ पेमेंट जो है आपकी
वैलिडेशन होने लग जाएगा। वेब पेमेंट वैलिडेट होने के बाद में आपके सामने जो एक्नॉलेजमेंट है वो जनरेट हो जाएगा और आपका जो है एप्लीकेशन वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल। तो आप इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं और इसका पीडीएफ निकाल के, प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। और आपका जो है ये अगर सारी चीज़ें ओके मिलेंगी अप्लाई की तो आपका 2 से 3 दिन के अंदर ये बन जाएगा। और जो जैसा दिखेगा वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका जैसा बन जाएगा। अगर हो सकता है नाम ऐड हो, अदरवाइज नहीं भी हो तो ये सेम प्रोसेस रहेगा उसके लिए भी। तो ये था पूरा प्रोसेस।